हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग ने डिस्कस किया था करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वही करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम लोग जे से डिनोट कर रहे थे। उसका डायरेक्शन किधर था बच्चों? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेलोसिटी को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना बच्चों। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ को समझेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। ओम्स लॉ देखो, ओम्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक सेटअप बनाया था जिसमें एक रेसिस्टेंस ले लिया था, ओके, या कंडक्टिंग वायर, ओके। तो देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। इस वायर को अगर मैंने V पोटेंशियल से जोड़ दिया, ठीक है, V पोटेंशियल से मैंने जोड़ दिया, ठीक। तो ये जो होगा वो बैटरी का कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होगा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहां पे जो वोल्टेज होगा वो वैरी करेंगे। हम कभी वोल्टेज को 2 लेंगे, कभी 4 लेंगे, कभी 6 लेंगे, ठीक है। तो इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट हम लोग मेजर करेंगे। तो जो ग्राफ आएगा ना V वर्सेस I का, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर, द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो, ये जो कंडक्टर है उसके पास 2 पॉइंट है, ए एंड बी, ठीक है। तो करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है, अक्रॉस 2 पॉइंट। अब इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था ना इस सर्किट में, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। सच दैट, अब देखो कंडीशन इसमें लेंगे, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट और डेंसिटी कांस्टेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, या एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट वोल्टेज पे इसके थ्रू हम करंट मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए और इस वायर का डेंसिटी वो भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था? V के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। आई जो था वो V के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा V इक्वल टू आर आई, ठीक है। V इक्वल टू क्या आएगा? आर आई। तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आई आर। तो यहां से जो वैल्यू R का आएगा वो क्या आएगा? R इक्वल टू V अपॉन आई। R जो होगा वो क्या होगा? V अपॉन आई। तो यहां पे जो रेशियो आ रहा था वेलोसिटी और वोल्टेज और करंट का, वो क्या आ रहा था? कांस्टेंट आ रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर को जो बोलते हैं वो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। आर क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आई जो आ रहा था वो कुछ वैल्यू आ रहा था, और जब
वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच ग्राफ बनाया गया, तो इसके बीच जो ग्राफ आया वो मैं यहां पे ग्राफ बना दे रहा हूं। इसके बीच जो ग्राफ आया करंट और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ आया वो क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी और वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब देखो हम लोग समझते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पे रेसिस्टेंस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि वायर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, किसी भी कंडक्टिंग वायर का प्रॉपर्टी होता है। तो रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, आर रेसिस्टेंस जो होगा इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current through it। अगर किसी कंडक्टिंग वायर से हम करंट फ्लो कराते हैं तो यहां पे जो रेसिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का वो क्या होगा, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होगा जो क्या करेगा, उसके फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। जैसे हम लोग ने फाइंड किया R इक्वल टू V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई। यहां पे V जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस एंड ऑफ वायर। यहां क्या होता है, V जो होता है वो वोल्टेज अक्रॉस एंड ऑफ वायर, और I क्या होता है, करंट थ्रू वायर के थ्रू ये क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो फॉर्मूला है R इक्वल टू V अपॉन आई का, तो तुम लोग बोलोगे कि R जो है वो V पे डिपेंड करेगा, V बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, या I बढ़ाएंगे तो R घटेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, R जो होता है वो ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो R किस पे डिपेंड करेगा, R जो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करेगा, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ वायर एंड शेप साइज ऑफ वायर। आर V पे भी डिपेंड नहीं करेगा और I पे भी डिपेंड नहीं करेगा। R जो डिपेंड करेगा वो क्या करेगा, मटेरियल ऑफ वायर, वो मटेरियल जो वायर होगा वो किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा, और वायर के शेप साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आर का जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो होता है ओम। ठीक है, जिसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ओम। ठीक है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में जैसे 2 ओम दे दिए, ठीक है, मैंने लिख दिया 2 ओम, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे 5 ओम दे दिया तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टेंस को। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो
उसमें करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। तो R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो रेसिस्टेंस होगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां पे तो हमने समझा कि जो रेसिस्टेंस होगा वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो देखो यहां आर जो डिपेंड करेगा, मान लो मैं दो वायर लेता हूं, ओके। एक वायर लेता हूं जिसका लेंथ है एल, ठीक है। एक वायर लेता हूं जिसका लेंथ है एल। सेम थिकनेस का मैं दूसरा वायर लेता हूं जिसका लेंथ है 2L, ठीक है। जिसका लेंथ है 2L, ठीक, 2L, ठीक है। तो दो वायर मैंने लिया, एक लिया जिसका लेंथ है L और दूसरा लिया 2L। तो तुम लोग खुद सोचो, अगर इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं और इसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या चार्ज होंगे वो इसमें ज्यादा होंगे, तो इसमें कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो जो R होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो होता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर L हम इंक्रीज करेंगे, L इंक्रीज करेंगे, तो R जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। L अगर डिक्रीज करेंगे तो R जो होगा, सॉरी, L अगर इंक्रीज करेंगे तो R इंक्रीज करेगा, L अगर डिक्रीज करेंगे तो R डिक्रीज करेगा। उसी को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहां पे जो रेसिस्टेंस होगा वायर का, वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पहला लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अब मैं फिर से दो वायर को कंसीडर करता हूं। एक मैं वायर लेता हूं, ठीक है, जिसका लेंथ है L, ठीक है, इसका लेंथ है L। अब मैं क्या करता हूं, एक पतला वायर लेता हूं सेम लेंथ का, ठीक है, सेम लेंथ का मैं एक पतला वायर लेता हूं, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं मान लेता हूं स्मॉल a, ठीक है। तो जो A होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल a। यहां पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, जो मोटा वाला वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और पतले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ठीक है। तो देखो दूसरा जो फैक्टर होता है रेसिस्टेंस का, वो होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टिंग वायर में, अगर एक वायर पतला हो एक वायर मोटा हो, तो उन दोनों वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो अलग अलग होगा। तो यहां पे जो R होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर वायर के एरिया को इंक्रीज करेंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो R दो चीज पे डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ द वायर और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करता हूं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो R जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। R जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां भी बच्चों क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो वैल्यू हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A।
तो देखो यहां पे हम लोग ने एक और नया कांस्टेंट देखा। अब इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहां पे R इक्वल टू क्या आ गया? रो एल अपॉन ए। दोनों फॉर्मूला को याद रखना, न्यूमेरिकल बनाते टाइम हम लोग यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा हुआ है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, इस फॉर्मूले पे पूछा हुआ है। ओके, तो देखो अगर इस इक्वेशन से हमें फाइंड करना है रो, तो देखो अगर R इक्वल टू हम लोग को पता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे? इसको लिखेंगे, देखो ये ए जो आएगा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर ए। ये देखो एल जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एल इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या आया? आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो इक्वल टू क्या आया? आर ए अपॉन एल, रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो देखो रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेसिस्टिविटी जो होता है ना वो रेसिस्टेंस होता है जब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से और यूनिट लेंथ से, जब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो उस कंडक्टर का और उस कंडक्टर का यूनिट लेंथ हो, तो रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, सॉरी रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ, हो गया। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा? देखो यहां से हम लोग ने रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या समझा? ओम होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। यहां पे देखो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल दिया हुआ है। ठीक है, आर को लिखेंगे ओम। ठीक है, एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर और यहां पे लेंथ को लिखेंगे मीटर। तो मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल आउट होगा तो ओम मीटर होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है, क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। अब जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है वायर के, और दूसरा चीज शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। बट रेसिस्टिविटी, किसी भी वायर का जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? वो सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ वायर। इस बात को ध्यान देना, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अलग अलग चीज है। ठीक है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अलग अलग चीज है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किस पे? मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, मटेरियल ऑफ वायर। मान लो मैं कॉपर का वायर लेता हूं। ठीक है, तो वो जो वायर है वो किस मटेरियल का है? कॉपर का मटेरियल है। ठीक है, तो अगर मैं कॉपर के वायर को छोटा पार्ट लूं या बड़ा पार्ट लूं तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा ना वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ वायर। ओके,
तो रेसिस्टिविटी बच्चों किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ वायर। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पढ़े, R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। R इक्वल टू क्या हम लोग ने पढ़ा? V अपॉन आई। तो देखो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। यहां से क्या होगा बच्चों? V इक्वल टू आई आर। ओके, अब देखो मान लो मेरे पास एक वायर है, ठीक है। मेरे पास एक वायर है, अगर इस वायर में मैं पोटेंशियल V अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। पोटेंशियल V मैं इस वायर में क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, वो है हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इस वायर का जो लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं एल लेंथ। वायर का लेंथ क्या है बच्चों? एल लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक। अब देखो यहां पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई। अब देखो R का जो हम लोग ने अभी फॉर्मूला फाइंड किया ना, R इक्वल टू रो एल अपन ए, तो यहां पे रखो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। तो देखो यहां से ये इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू रो आई एल अपॉन ए, ठीक है। रो एल आई अपॉन ए, रो एल आई अपॉन ए। देखो यहां से कुछ दिख रहा है? यहां पे मैंने क्या लिया है? आई अपॉन ए। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी का वैल्यू हम लोग ने लिखा था J इक्वल टू आई अपॉन ए। करेंट डेंसिटी क्या लिखा था बच्चों? आई अपॉन ए। तो देखो यहां से इस इक्वेशन को मैं लिख लूंगा V इक्वल टू रो एल आई अपॉन ए को क्या लिख लूंगा मैं? J, ठीक है। यहां पे लिख लो ब्रैकेट में। हमने किसके जगह पे J लिखा? J इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है V इक्वल टू E डॉट डी आर, dB इक्वल टू E डॉट डी आर। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, लेंथ भी है वो कांस्टेंट है, तो E इंटू एल हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? E इंटू एल, ठीक है। E जो है वो क्या है? इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस वायर में E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल, ठीक। हमने तो यहां पे रख दो V की जगह रख दो E इंटू एल इक्वल टू रो एल जे, ठीक है। तो देखो यहां से एल एल क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ गया रो जे, ठीक है। E इक्वल टू आ गया रो जे, ओके। तो देखो अगर मैं J इक्वल टू लिखूं तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन रो E। यहां पे क्या लिखूंगा? 1 अपॉन रो E। अब देखो रो जो होता है वो क्या होता है? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर रो होता है, ठीक है। जहां पे रेसिस्टिविटी कंडक्टर का होता है तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, ठीक है। यहां पे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या होता है बच्चों? कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहां पे 1 अपन रो को क्या लिख लूंगा बच्चों? 1 अपन रो को लिख लूंगा J इक्वल टू
सिग्मा ई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, जे इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो करंट डेंसिटी होता है वो भी क्या होता है, वेक्टर